नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में मिशन 225 के लिए है तैयार। आरजेडी कांग्रेस की राहें हो जाएंगी मुश्किल और महागठबंधन की बिहार में बढ़ चुकी है बेचैनी। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली है मुश्किलें। भ्रष्टाचार मामलों की जाँच के लिए SIT का होगा गठन। PM मोदी बड़ी कार्रवाई के दे चुके हैं संकेत। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की हार से बढ़ गई ममता बनर्जी की टेंशन। क्या है बीजेपी का 2026 वाला मॉडल? सियासी हलचल हो चुकी है तेज। खबर में आगे जिक्र होगा कि PM मोदी का ऐलान, पहले विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी CAG रिपोर्ट, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, यह है मोदी की गारंटी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ के साथ। उपचुनावों में 2.5 महीने में NDA गठबंधन को मिली 8वीं जीत और हार का अंतर, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वही 2025 में बिहार में भी होगा, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव के बाद NDA का मिशन 225 बिहार में तैयार है, जिसने महागठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी है और आरजेडी कांग्रेस की राहें मुश्किल होने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली फतह के बाद भाजपा जहां उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष अब सहमा हुआ है। भाजपा बिहार में NDA के लक्ष्य 225 को हासिल करने को लेकर बनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। विपक्ष हालांकि दिल्ली चुनाव परिणाम का बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने की बात भी कर रही है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा सहित NDA के अन्य दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरने को लेकर सहमत हैं और इससे पहले सभी सहयोगी पार्टियां अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रही हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद यह तय माना जा रहा है कि भाजपा से अब कोई भी सहयोगी पार्टी मोल भाव करने की स्थिति में नहीं रहेगी। माना जा रहा है कि भाजपा भले ही चुनाव में JDU के अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरने को तैयार हो, लेकिन आज भी भाजपा के पास अधिक विधायक हैं। ऐसे में भाजपा और JDU में सीट बंटवारे में बराबरी का हिस्सा हो, इस दबाव को दिल्ली चुनाव परिणाम ने हल्का कर दिया है और NDA के अन्य सहयोगी दलों पर भी भाजपा ने बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरने को पूरी तरीके से तैयार है और बिहार में अब फिर से महागठबंधन सहमा हुआ है। विपक्ष की एकता तार-तार हो चुकी है। दिल्ली चुनाव में विपक्षी एकता तार-तार होती हुई नजर आई और यही सबसे बड़ा कारण बना कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को नेग्लेक्ट किया और अब यह नौबत आई कि कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट गई और अरविंद केजरीवाल 22 सीट पर ही सिमट गए और यहाँ पर 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी विपक्ष में आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बना ली। तो विपक्ष एक तरीके से सहमा हुआ है और विपक्षी एकता तार-तार नजर आ रही है और ये अगर दुरुस्त नहीं किया विपक्ष ने, तो दिल्ली के बाद बिहार और बिहार के बाद बंगाल, इन हर जगहों पर अब इनका जो है सुपड़ा साफ होने वाला है और कमल खिलने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी दोस्तों ऐसा लगता है कि बिहार में और उसके बाद बंगाल में खिलेगा कमल, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली है मुश्किलें। भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए SIT का होगा गठन। PM मोदी बड़ी कार्रवाई के दे चुके हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए विशेष जाँच दल गठित करने की घोषणा की है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं की नीति रखती है और उन्होंने कहा कि घोटाले में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल करने पर सचदेवा ने पार्टी को सफलता दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को दिया। सचदेवा ने रविवार को PTI से बातचीत में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है और हमने भी कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में CAG की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हम भ्रष्टाचार के सभी मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल यानी कि SIT का भी गठन करेंगे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के मतदाताओं ने विकास के लिए बीजेपी का
समर्थन किया तथा मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी की हार से बढ़ गई ममता बनर्जी की टेंशन, बीजेपी का 2026 वाला मॉडल तैयार, सियासी हलचल हो चुकी है तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के नतीजे शनिवार को आ गए। दिल्ली में करीब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 48 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें ही आई हैं। दिल्ली के नतीजों ने बीजेपी के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ ही भाजपा नेताओं की नजर अब फिर से बंगाल पर टिक गई है। भाजपा के प्रदेश नेताओं ने बंगाल में माहौल बनाना और ममता सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंटरनेट मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि इस बार लक्ष्य बंगाल, 2026 में बंगाल की बारी। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के मुताबिक बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार, लोक लुभावन योजनाओं, दान वितरण और व्यक्तिवाद के आरोप ही वो 3 मुख्य तथ्य हैं जो दिल्ली की तरह बंगाल की राजनीति में समान है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली का मॉडल बंगाल में फिट करके अब ममता बनर्जी को धूल चटाने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी और रणनीति तैयार कर ली है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल खिलाने में इस बार सफल हो जाएगी तो वीडियो को लाइक करने में तनिक भी संकोच ना करें। वीडियो को तुरंत लाइक करें, अभी तक नहीं किया है तो और ज़्यादा राम भक्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहली विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी। पीएम ने कर दिया है ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, दिल्ली फतह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीआर को विकास की गारंटी दी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का विश्वास दिल्ली वालों को दिया है। कहा है कि ये संयोग है कि एनसीआर के राज्यों में शामिल यूपी, हरियाणा और अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, लिहाज विकास की गारंटी है। और यहाँ पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि सरकार के गठन के बाद पहली बैठक में ही सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। भ्रष्टाचार के हर एक तार की जांच होगी, जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता से कहा कि चुनाव के दौरान जो भी वादा किया गया है उसे 100% पूरा किया जाएगा। महिला सम्मान योजना को लागू किया जाएगा और यमुना की सफाई होगी, भले ही इसमें वक्त लग जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी है योगी के साथ, उपचुनावों में 2.5 महीने में एनडीए गठबंधन को मिली 8वीं जीत। जीत और हार का क्या अंतर रहा ये भी आपको बता दें दोस्तों कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 महज 2.5 महीने के अंतराल पर हुए उपचुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। योगी के नेतृत्व में सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था पर मतदाताओं ने विश्वास की मुहर लगाई और यूपी के 10 सीटों पर हालिया उपचुनाव में 8 पर एनडीए को वोट देकर मतदाताओं ने बता दिया कि वो योगी के साथ थे, हैं और रहेंगे। योगी के नेतृत्व में नवंबर में न सिर्फ कुंदरकी में भाजपा का कमल खिला बल्कि कटेहरी व मिल्कीपुर में भी सपा का तिलिस्म टूटा है। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने साइकिल को पंचर किया और अपने कार्यकर्ता को लखनऊ पहुंचाया। यही नहीं, 10 में से 7 पर कमल खिला तो 1 सीट पर सहयोगी दल रालोद के हैंडपंप से भी विकास की गंगा बही। यूपी के हालिया उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे कुंदरकी में मिली। यहाँ भाजपा के रामवीर सिंह ने 1,70,371 वोट हासिल किया और उन्हें 1,44,791 से एक तरफा जीत मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी बीच प्रयागराज के महाकुंभ में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डुबकी लगा रही हैं। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी और इस दौरान संगम स्नान के साथ ही वो अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुबह संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगी। देश की प्रथम नागरिक का संगम में डुबकी लगाने का ये ऐतिहासिक क्षण होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली जीत से गदगद धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बोले बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उसे लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जब भी बंगाल में चुनाव होगा बीजेपी की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन पर भी धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद हो सकता है दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह, शाह और नड्डा की हुई बैठक। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद सबकी नजरें नई सरकार की गठन पर टिकी हुई है और सबके जहन में एक ही सवाल है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इस बीच नई मुख्यमंत्री के शपथ लेने की तारीख भी सामने आ गई है और जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब दिल्ली में तख्ता पलट, खिलेगा कमल, डबल इंजन चलेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुआ और इसके बाद अब एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली में बड़ा बदलाव होते दिख रहा है। मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32-37 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी 35 से 40 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चाणक्य स्ट्रैटेजी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और इस सर्वे के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी दिल्ली में 39 से 44 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीत सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डंकी रूट से अमेरिका गए 104 भारतीय लौटे। अमृतसर में लैंड हुआ यूएस मिलिट्री का विमान, 13 बच्चे और महिलाएं भी शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंचा। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार हैं। अमेरिका से निर्वासित भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक सैन्य विमान बुधवार दोपहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में निर्वासित व्यक्तियों में 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल हैं। निर्वासित भारतीय नागरिकों के अलावा विमान में 11 चालक दल के सदस्य और 45 अमेरिकी अधिकारी सवार हैं। पंजाब के साथ ही निर्वासित लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। निर्वासित लोगों में 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं, जबकि 2 निर्वासित उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से हैं और 3 महाराष्ट्र से हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखंड भारत बनाने में लगा इंडिया, भारत का रक्षा बजट देख पाकिस्तान एक्सपर्ट भौचक्के, इंडियन नेवी की बताई ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने फरवरी की शुरुआत में अपना वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें देश की मोदी सरकार ने रक्षा बजट के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की है। भारत ने रक्षा खर्च के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो बीते साल के 6.21 लाख करोड़ से ज़्यादा है। भारत के रक्षा बजट को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का विशाल रक्षा बजट उसके विशाल रक्षा बलों की ताकत को और मजबूत करेगा, जो पाकिस्तान के लिए सीधा खतरा है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी गुलाम मुस्तफ़ा ने भारत के रक्षा बजट को लेकर बड़ा डर जाहिर किया है और कहा है कि ये नई दिल्ली की बीजेपी सरकार की अखंड भारत बनाने की योजना का ही हिस्सा है। गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि भारत का जो ख्वाब है वो आज के इंडिया की सीमा तक सीमित नहीं है। जब वो अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान का काफ़ी हिस्सा शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ स्नान का आंकड़ा 39 करोड़ पहुँचा, पीएम मोदी ने भी संगम में लगाई डुबकी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे महाकुंभ मेले में पहुंचे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की और फिर लौट गए। 13 जनवरी को महाकुंभ 2025 का आगाज हुआ था और ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। कुंभ मेले में दुनिया भर से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और संगम में अब तक 39 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में खिली धूप तो हिमाचल में बर्फबारी, यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में ठंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर भारत में मौसम बिल्कुल बदल चुका है। दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक खिली धूप से ठंड मानो गायब हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब भी मौसम में बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट है। वहीं बीच बीच में ठंड बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में वैसे तो मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि बारिश होने से तापमान में भी गिरावट हो सकती है। दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी में ज़रूर सुधार हुआ है। आने वाले
दिनों में सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं परेशान करेंगी। कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने बुधवार को कुछ जिलों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल और स्पीति तथा चंबा जिलों के कुछ स्थानों पर हिमपात हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान, शहबाज और जरदरी ने भारत के खिलाफ पीटी छाती, संयुक्त राष्ट्र से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान के लिए अपने लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो कश्मीर चिल्लाने से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। बुधवार 5 फरवरी को पाकिस्तान कथित तौर पर कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार जरदरी और शरीफ ने कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गुहार लगाई है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने कहा कि मध्य पूर्व में हाल के घटनाक्रमों ने दिखाया है कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका इशारा गाजा में इजरायल और हमास युद्ध की तरफ था, जो आगे बढ़कर लेबनान और यमन तक पहुंच गया। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है ताकि कश्मीरी लोगों के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया जा सके। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों देश की खस्ताहाल हालत में परेशान लोगों की निराशा को दबाने के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक, गृह मंत्री शाह संघ एलजी भी रहे मौजूद। क्या हुई चर्चा, आपको बता दें दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। पिछले महीने इसी तरह के समीक्षा सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों का आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति लागू करने और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सुरक्षा अभियानों को बढ़ाने के लिए एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान को मिशन मोड में लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए शाह ने आतंकवादी घटनाओं, घुसपैठ के प्रयासों और युवाओं के आतंकवादी संगठनों में भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट की सराहना की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नितिन गडकरी दे सकते हैं आम जनता को बड़ा गिफ्ट, टोल टैक्स खत्म करने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार टोल से भी जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसे संकेत दिए हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टोल को लेकर सभी की शिकायतें खत्म होने वाली हैं। खास बात है कि सरकार ने बजट 2025 में 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाकर बड़ी राहत का ऐलान किया था। बातचीत में गडकरी से जब टोल से राहत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा अध्ययन पूरा हो गया है, हम जल्द ही ऐसी स्कीम लाएंगे कि सभी लोगों को टोल से एक प्रकार से तकलीफ़ें खत्म हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि मैं जल्द ही स्कीम जारी करके इसे ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे भी बहुत कार्टून निकलते हैं, सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करते हैं, टोल को लेकर लोग नाराज़ ही हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये नाराज़गी दूर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने टोल कलेक्शन के तरीके में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। जब टोल टैक्स के लिए बार बार रुकने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए 99% फास्टैग हैं, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं उन्होंने संकेत दिए हैं कि इसे सैटेलाइट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार कई नीतियाँ जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करने के दौरान मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए की सालाना आय पर कर छूट की घोषणा की है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ अब 12.75 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और साथ ही सरकार इनकम टैक्स को लेकर नया बिल भी इस सप्ताह पेश करने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी 24 तो 25 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी बिहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को पीएमसीएच के 100 साल पूरा होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पटना आएंगी और इस मौके पर वो पीएमसीएच में बन रहे विश्व स्तरीय अस्पताल के पहले फेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर
डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि राष्ट्रपति ने समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सूबे के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे बुधवार को भागलपुर आ रहे हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्राणिक वाजपेयी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर प्रस्तावित दौरा को लेकर जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आ गई सबसे कर्जदार देशों की लेटेस्ट रैंकिंग। चीन अमेरिका यहाँ भी निकले अव्वल। भारत का स्थान जान गर्व से छाती हो जाएगी चौड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में वैश्विक ऋण $100.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से बढ़ा है। महामारी के कारण सरकारों ने अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्च किया, जिसके कारण ऋण के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। इस स्थिति ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। अमेरिका, चीन और भारत 3 प्रमुख देश हैं जो वैश्विक ऋण के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इन देशों का ऋण वैश्विक ऋण के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि वैश्विक ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका पर है, और ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसका कर्ज $36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा अमेरिकी जीडीपी का करीब 125% है, जो दर्शाता है कि अमेरिका ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारी कर्ज लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे इंडियंस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है।